हेलो बच्चों, अब हम पार्ट 4 में पहुंच चुके हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और हम बुक के पेज नंबर 9 पे पहुंच चुके हैं। बुक में अब हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं द लिबरल नेशनलिज्म और उसने क्या क्या डिमांड की थी, हाउ दे वांटेड टू चेंज द कंट्री और यूरोप, राइट। तो हमने लिबरल्स पढ़े थे। लिबरल्स कौन थे? आपको मैंने लास्ट वीडियो में बढ़ाया था कि कौन किसका राइज हुआ था, अब मिडिल क्लास क्यों हुआ था। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन 19th सेंचुरी में आया था और उसके डिमांड्स की, वो चाहते थे अपने देश को चेंज करना, यूरोप को चेंज करना। दे वांटेड द फ्रीडम फॉर ऑल। मैंने आपको कल ये भी बताया था कि चूंकि वो लोग कहाँ से आए थे, एक बिजनेस वाले लोग थे, ट्रेडर्स थे, तो उनके दो स्पीयर थे लिबरल नेशनलिज्म के। एक था क्या? पॉलिटिकल पॉलिटिकल व्यू था उनका, दूसरा था उनका इकोनॉमिक व्यू। तो हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल एज वेल एज द इकोनॉमिक व्यू। पहला हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल स्फीयर। पॉलिटिकल स्फीयर से व्हाट डज आई मीन? आई मीन दैट कि अपनी कंट्री में वो किस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन चाहते थे। कैसे? इसका मतलब क्या हुआ? पहले मोनार्की थी, लेकिन अब मोनार्की अगर हटाते हैं तो किस तरह की गवर्नमेंट बननी चाहिए, इसका चाहते थे वो किस तरह से चाहेंगे, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास पहले अर्ली इशू क्या आया था? पहले क्या था? हमने लास्ट ईयर 9th क्लास में पढ़ा था, राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज गारंटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओइंग मैन। मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी है या कुछ टैक्स देते हैं, टैक्स पेइंग मैन थे, उन्हीं को सिर्फ राइट टू वोट था। और वो लोग कौन कहलाते थे बेटा? एक्टिव सिटीजन्स। उसके बाद आया नेपोलियन का राज आया। नेपोलियन कोड ने फर्दर रिड्यूस कर दिया किस चीज को? वोटिंग राइट्स को, और वुमेन्स को एक्सक्लूड कर दिया। इसके बाद जब राइज ऑफ मिडिल क्लास हुआ, थोड़े से एजुकेटेड लोग आए, उनको जब फ्रीडम चाहिए थी, तो उन्होंने बोला फ्रीडम के साथ हमको सबसे पहला डिमांड क्या रखा उन्होंने? हमें इक्वल पॉलिटिकल राइट चाहिए सबके लिए, वुमेन्स के लिए, मेन के लिए, रिच के लिए, पुअर के लिए, फॉर ऑल क्लासेस वी वांट अ इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। ये तो सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल है। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो वो अपने कंट्री में लाना चाहते थे। तो फर्स्ट थिंग, हम सबको पता है कि क्या चाहिए। हम करंटली वी आर हैविंग अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। द सेम थिंग, वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? उन्होंने वहीं से शुरू किया, पहले मोनार्की से। दे वांटेड टू स्विच इनटू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इससे अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन व्हाट? अ गवर्नमेंट बाय द कंसेंट, सबकी जिसमें राजी हो। एवरीबडी इज हैप्पी विद द गवर्नमेंट, एवरीबडी हैज चूजन द गवर्नमेंट फॉर देमसेल्फ। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड द क्लेरिकल प्रिविलेजेस। क्लर्गी पता है ना आपको? लास्ट से हमने पढ़ा था द एम्परर की जो रिचेस्ट पीपल थे, जो हाई क्लास पीपल थे, वो उनको प्रिविलेजेस बाय बर्थ थे, उसको एंड करना चाहते थे। दे वांटेड formation of constitution मतलब a certain rule that every citizen is residing in the country will follow. They wanted a representative government through the parliament. पार्लियामेंट के थ्रू एक गवर्नमेंट चलेगी जो हमारे लिए काम करेगी। एंड राइट टू वोट फॉर एवरीवन। दीज वर द पॉलिटिकल स्फीयर, पॉलिटिकल चेंजेस दे वांटेड इन देयर कंट्री। ये एक लिबरल्स का नेशनलिज्म, इस तरह से नेशनलिज्म मीन्स सेंस ऑफ कलेक्टिव यूनिटी, एंड दैट वाज देयर डिमांड्स। ये इस तरह के चेंजेस लाना चाहते थे। ऑन दिस बेसिस ऑन देयर डिमांड्स दे वांटेड टू क्रिएट a nationalism in the people of their respective country। अभी हम ओवरऑल पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम हर कंट्री के बारे में पढ़ेंगे कि हर कंट्री एक यूनाइटेड कंट्री, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के साथ एक नेशन कैसे बना। विल बी टॉकिंग अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। दिस इज ओवरऑल व्यू कि पूरे यूरोप में क्या चल रहा था। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल यूरोप में एक नया आपको क्लास हुई। वो था, कौन था वो क्लास? वो थी आपकी मिडिल क्लास। कैसे आई मिडिल क्लास? मिडिल क्लास आई आपके यूनिफिकेशन के कारण से, राइट। अभी वहां पे हम देखते हैं, हमारी बुक ने हमें एक और चीज बताई है। इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन। व्हाट डज दैट मीन बेटा? पहली चीज तो मुझे समझ में आती है कि मुझे मार्केट की फ्रीडम चाहिए। जो भी रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं किसने? अलग अलग एम्पायर थी, अलग अलग रिस्ट्रिक्शन थे, लोगों को मूवमेंट करना ऑफ गुड्स एंड कैपिटल बहुत मुश्किल हो रहा था। मतलब हर जगह वो टैक्स दे रहे थे, दे वो बैरियर्स। अगर आप इस एम्पायर से दूसरे एम्पायर में जाते हैं, इस टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में जाते हैं, तो आपको कुछ टैक्सेस देने पड़ते हैं। तो इनके लिए बहुत मुश्किल होता है, टैक्स वाज वेरी हाई, राइट।
तो उन्होंने बताया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास। ये सबसे बड़ी डिमांड थी। रीजन आपको अभी भी मैंने बताया, रीजन सेम है, द डिमांड बिकॉज दे वर द ट्रेडर्स। वो किससे बनाता था? मिडिल क्लास वाज मेड अप ऑफ, देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, मिडिल क्लास हमारी किससे बनी हुई है? हमारी मिडिल क्लास बनी हुई है, देखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स। तो ये सब कहाँ क्यों आए थे? क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, तो इनकी ये डिमांड थी। अब हम यहाँ पे केस स्टडी पढ़ेंगे बेटा, हम केस स्टडी बताएंगे आपको कि किस तरह से उनको डिफिकल्टी होती थी ट्रेडिंग में और कैसे उन्होंने उसको दूर किया, राइट। अभी उसने देखिए केस स्टडी ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन है, यहाँ पे बहुत सारे 39 जर्मन, नेपोलियन ने क्या किया था, छोटे छोटे जर्मन के हिस्से कैप्चर कर लिए। तो 39 जर्मन कॉन्फेडरेशन हैं, उनकी अपनी खुद की करेंसी थी और अपने खुद के वेट और मेजरमेंट सिस्टम हुआ करते थे। मतलब मेरे पास है कि अगर मेरा एक केजी में अगर मेरा कुछ सिंपल से लेते हैं, उनका एलेक सिस्टम था टेक्सटाइल मेजरमेंट का, कपड़े मेजर करने का। तो फ्रैंकफर्ट में अगर आप 1 LA बोलते हैं तो दैट मेजर 54.7 सेंटीमीटर। लेकिन जैसे ही आप न्यूरमबर्ग में चले जाते हैं दैट विल मेजर समथिंग एल्स। मेंस में जाते हैं तो दैट मेजर 55.1 सेंटीमीटर। व्हाट वाज दैट? दैट वाज LA वाज अ यूनिट टू मेजर व्हाट, द लेंथ ऑफ द क्लॉथ। अभी देखिए न्यूरमबर्ग में दैट इज 65.6। तो मतलब एक मर्चेंट जो फ्रैंकफर्ट से न्यूरमबर्ग जाता है उसका मेजरमेंट डिफरेंट हो गया। अगर किसी ने ऑर्डर दिया है न्यूरमबर्ग से कि भाई मेरे को कितना चाहिए, 100 LA ऑफ कॉटन चाहिए, तो कितना देगा? तो आपको 54.7 सेंटीमीटर के हिसाब से देगा। और ये कितना बोलेगा, आपने तो मुझे कम दिया, ही इज नॉट गोइंग टू पे फॉर दैट। तो और दूसरा क्या था, जब यहाँ से एक हैम्बर्ग से एक न्यूरमबर्ग सेल करने जाता था तो उसको 11 कस्टम बैरियर से गुजरना पड़ता था, ड्यूटीज देनी पड़ती थी, सब टैक्सेस। और जो ड्यूटी है, जो टैक्स है, वो 5% एट ईच ऑफ देम। मतलब एक बैरियर नंबर 1 पे गया 5% दिया, अगले पे गया फिर 5% दिया, नेक्स्ट पे गया, ऐसे करते करते उसने बहुत सारा ड्यूटीज पे करनी है। ड्यूटीज वर लेव्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द वेट एंड मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। वो देखते थे, तो वेट और मेजरमेंट भी उनके सब जगह अलग, ड्यूटी अलग, मेजरमेंट भी और वेट भी अलग। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन था। पीपल नॉट हैविंग अ प्रॉब्लम विद द ड्यूटीज, दे वर हैविंग मोर प्रॉब्लम विद बहुत लंबा है, हमको बहुत ट्रेडिंग करने में बहुत टाइम लगता है। Such conditions were viewed as an obstacle to economic exchange and growth by the new commercial class. उनको लगा था हमारी ग्रोथ नहीं होगी, बिकॉज इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहता है कि उसकी इंडस्ट्री ग्रो करे। ग्रो करने के लिए उसको मार्केट चाहिए। मार्केट कैसे चाहिए? उसको अलग अलग टेरिटरी में जाना पड़ेगा। हर टेरिटरी में जाने के लिए उसको अलग अलग वहां पे ड्यूटी पे करनी। ही हैज नो प्रॉब्लम विद दैट, पर वो मंगाता कुछ और है, आता कुछ और है। मेजरमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, अगर उसको न्यूरमबर्ग भेजना है तो उसको उसी हिसाब से भेजना होगा, अगर उसको फ्रेबर्ग भेजना है तो कुछ और मेजरमेंट। तो इट्स बिकम डिफिकल्ट फॉर इंडस्ट्रियल्स टू ग्रो। आप कितना, फिर आपको इतना तकलीफ होगा तो आप क्या बोलेंगे, भाई मुझे इसी रीजन में रहने दो, आई विल ट्रेड ओनली इन माई रीजन। तो ये बहुत ज्यादा हो रहा था, तो लोगों को क्या था, मिडिल क्लास डिमांडेड कि हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको इससे थोड़ी सी राहत चाहिए, सो वी वांट सम चेंज। अब क्या हुआ, एक कस्टम यूनियन बनी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारी जो कस्टम यूनियन जो थी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको अक्सर सीबीएसई बोर्ड पूछता है, कस्टम यूनियन बनी 1834 में, उसको बोलते हैं हम जोल्वेरियन। was formed at the initiative of Prussia and joined by the most of the German state. प्रूशिया ने बनाया और उसको जर्मन स्टेट ने ज्वाइन किया। ये बनी क्यों थी बेटा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बनी थी क्या करने के लिए? ट्रेड को आसान करने के लिए। जोवेलियन क्यों बनी थी भाई? हमको ट्रेड आसानी से हम कर सके। उसका क्या क्या था, उसने क्या क्या चेंजेस लाए ट्रेडिंग में? उन्होंने सारे टैरिफ बैरियर्स को अबॉलिश कर दिया। हर टेरिटरी में जो अलग अलग सबकी करेंसी चल रही थी, उसको 30 से भी ज्यादा करेंसी थी, उसको 2 में लाके रख दिया। नाउ यू हैव ओनली 2 करेंसीज फॉर द ट्रेडिंग। अब आपको तकलीफ नहीं होगी, बार बार अगर करेंसी का झंझट नहीं आएगा। ये जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म था, ये भी बहुत आपका आगे गया, किसके लिए? आपके नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को बढ़ाने के लिए बहुत यूज आया। लोगों में जब एकता आने लगती है, उनको पता है भाई हमारी एक ही करेंसी है, हम एक ही तरह के लोग हैं, तो उनको ये नेशनलिज्म में बहुत उनको हेल्पफुल रहेगा। कैसे? आगे जो नेशनलिज्म है। नेक्स्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से न्यू कंजर्वेटिज्म आया, नेपोलियन कैसे हारा, उसके बाद जो बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर्स थी उन्होंने किस तरह से नेपोलियन को हराने के बाद एक ट्रीटी की और ट्रीटी के अंदर वापस से यूरोप को बांट लिया।
और किस तरह से उन्होंने जो नेपोलियन के चेंजेस थे उसको चेंज कर दिया। नेपोलियन ने जो चेंजेस रिफॉर्म्स लाए थे उसको कुछ को रखा और कुछ को चेंज कर दिया, और फिर से नेपोलियन के बाद से कंजर्वेटिव पावर आने लगी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे वीडियो में। तब तक कीप वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट गाइस।